वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं नीट एग्जाम के बारे में। नीट एग्जाम के परिणाम को लेकर के जिस तरीके से कंट्रोवर्सी पूरे देश में क्रिएट हुआ है, पूरे देश में मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। सवाल नीट यूजी की परीक्षा की विश्वसनीयता का भी है। इसलिए देश के कई कोर्ट्स में इसको लेकर के याचिकाएं भी दाखिल की गई। अगर मैं ताजा जानकारी आपको दूं तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में नीट के मामले पे सुनवाई हुई और नीट परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 7 विभिन्न हाई कोर्ट में नीट परीक्षा और रिजल्ट को लेकर के याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं, उनमें से कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई पर आ सकते हैं। इसलिए हम ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, देश के अन्य कोर्ट्स में जिस तरीके से याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है, इसलिए हम ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। मामला गंभीर है और खासतौर पर बिहार से जुड़ा हुआ और भी गंभीर है, क्योंकि बिहार के कई स्टूडेंट्स नीट यूजी परीक्षा में शामिल होते हैं। वहां पर कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इसको लेकर के तैयारी करवाते हैं। आखिरकार बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो उठा है क्योंकि तकरीबन 67 बच्चों को 100% मार्क्स आए। आप समझ लीजिए 67 स्टूडेंट्स, 720 में से 720। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या नीट यूजी की परीक्षा जो कि कंडक्ट की गई है एनटीटी द्वारा, क्या वो भी सवालों के घेरे में है? इस बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हर जगह ये ट्रेंड कर रहा है कि नीट परीक्षा खत्म करो, बंद करो और फिर से एग्जाम लो। कई सारे स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर है वो सवालों के घेरे में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में। और अगर मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं तो यह बताना भी आपके लिए आपको दिलचस्प होगा कि रिटायर्ड जस्टिस ए.के. राजन ने नीट को खत्म करने की सिफारिश की। अब आप कहेंगे कि यह रिटायर्ड जस्टिस ए.के. राजन कौन है? तो मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं। नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को आया। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जहां तक पिटीशंस का सवाल है तो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशंस लंबित है। लेकिन 2021 में ही डीएमके गवर्नमेंट ने नीट आधारित एडमिशन को लेकर के एक समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस ए.के. राजन कर रहे थे। उन्होंने इस परीक्षा को ही खत्म करने की सिफारिश कर दी, क्योंकि अब डीएमके गवर्नमेंट कहने लगी है कि हमने पहले ही इस पे शक जाहिर कर दिया था और उसकी तमाम वजहें डीएमके गवर्नमेंट ने बताई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हो रहा है कि रिटायर्ड जस्टिस ने इस तरह की बात कही है। लेकिन नीट परीक्षा के मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी और तब तक परीक्षा के नतीजों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। और घमासान इसलिए भी मचा हुआ है, मैंने आपको बताया कि एक ही सेंटर पर 6-7 ऐसे बच्चे हैं जो कि टॉपर्स हैं, 67 ऐसे बच्चे हैं जो कि 100% मार्क्स ला रहे हैं। और इसी को लेकर के कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे कुछ मेहमान। जी हां, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। वो तमाम मेहमान दिलीप कुमार हैं,
छात्र नेता हैं, छात्रों के कॉज के लिए लड़ते हैं और लगातार वो लड़ते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। दिलीप, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय हैं, शिक्षाविद हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कपिल गुप्ता हैं, ये शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, उनकी जिंदगी संवारते हैं, तो उनका भी हमारे टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ आशुतोष झा भी हैं, जो कि स्टूडेंट्स को तैयार कराते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको कोचिंग देते हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और इन सभी मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं। और दिलीप, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको स्टूडेंट्स के कॉज के लिए सड़कों पर लड़ते देखा भी है, सुना भी है। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या आपको सही में लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स टॉपर नहीं हो सकते? आखिरकार जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसकी विश्वसनीयता पर आप सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? क्या 67 स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स नहीं आ सकता? क्या यह आपको बिल्कुल गलत दिखाई पड़ रहा है? मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में और ये जो मार्क्स आए हैं, इतने सारे टॉपर्स आए, मुझे भी हैरान कर रहा है। मैं आपको सच बताऊं, पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप काफी आंदोलनरत हैं, आप मानते हैं कि इस एग्जाम को फिर से कराया जाए। देखिए सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मामला सिर्फ 24 लाख अभ्यर्थियों का नहीं है, देश के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा भी मामला है। और इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अभी तो रिजल्ट में गड़बड़ी की बात सब लोग कर रहे हैं कि 67 लोग टॉपर कैसे हो गए, 720 में 720 कैसे ले आए। लेकिन मेरा सवाल एनटीए से भी है और भी सभी लोगों से है कि जब पेपर ही लीक है आपका, तो फिर उस परीक्षा का और इस रिजल्ट का क्या मतलब रह जाता है? 5 मई को परीक्षा हुई थी नीट यूजी की, उसका पेपर लीक था। पटना में 12 या 13 लोग अरेस्ट हुए थे और पटना पुलिस शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एफआईआर में कि पेपर लीक था, पुख्ता सबूत है। आर्थिक अपराध इकाई को जांच दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई 3 बार एनटीए से जवाब मांग चुका है, लेकिन अभी तक एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दिया। और 4 जून को नहीं रिजल्ट आना था, पहले से यह घोषित था कि 14 जून को रिजल्ट आना है। लेकिन 4 जून को जब देश की सारी मीडिया की नजर, सारी जनता की नजर, सारे नेताओं की नजर लोकसभा के चुनाव परिणाम पे था, उसी दिन शाम को अचानक से रिजल्ट जारी किया जाता है। तो इससे तो और शक जाहिर होता है कि आखिर आपको इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि आपने अचानक रिजल्ट जारी कर दिया। और उसके बाद 67 लोग इसमें 720 में 720 मार्क्स लाए हैं। हो सकता है 4-5 लोग अपने मेरिट से, ईमानदारी से इतना मार्क्स लाए हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन 67 में 67 लाए हैं, तो इसलिए आश्चर्य हो रहा है। और ये पहली घटना नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, मैं ये भी बता दूं, इससे पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ है और इससे पहले भी सीबीएसई मेडिकल का पेपर लीक हुआ। जब सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, मेडिकल एंट्रेंस लेती थी, उस समय भी पेपर लीक होता था। और इस बार चूंकि इतना हाई तौबा इसलिए मच गया क्योंकि बड़े पैमाने पे 720 में 720 आ गया। अब दिल्ली एम्स में भी सबका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो जो लोग इसमें पैसा भी दिए होंगे तो उसका भी एडमिशन दिल्ली एम्स में नहीं हो पाएगा। और जो लोग पैसा देंगे सेटिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है वो तो चाहेंगे कि भाई जो इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है उसमें हम एडमिशन ले, तो एम्स में एडमिशन के नाम पे इन लोगों ने पैसा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ 4-5 लोग हो सकते हैं जो अपने मेरिट से, ईमानदारी से 720 में 720 लाए हो। एक लड़की का मार्क्स वायरल हो रहा है, शायद गुजरात की है, कि वो इंटरमीडिएट में फेल है और नीट में उसको 720 में 720 मार्क्स आया है। एनटीए का कहना है कि हम ग्रेस मार्क्स दिए हैं। भाई ग्रेस मार्क्स आप किस किस को दिए, कितना कितना दिए, क्यों नहीं बता रहे हैं? और ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, क्या प्रावधान है? इस पे दिलीप हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात उठाई है और अच्छा होता अगर आप वो एफआईआर की कॉपी लेकर के आते।
हम दर्शकों को दिखा पाते कि देखिए पहले ही पटना में एफआईआर दर्ज है कि यहां नीट यूजी का पेपर लीक हो चुका था। क्या कपिल जी, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, आप कई सारे स्टूडेंट्स आपके सफल भी होते होंगे, क्या आपके अनुभव में कभी ऐसा हुआ है क्या पहले कि 67 स्टूडेंट्स 720 में से 720 मार्क्स लाए हों? क्या आपको ये नेचुरल लगता है, स्वाभाविक लगता है, मुमकिन लगता है, या आपको भी लगता है कि बिल्कुल धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता है, और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था एनटीए है वो बुरी तरीके से फेल हुई है? क्या कहेंगे आप? पंकज जी देखिए, जो नंबर हैं 720 पे 67, ना सिर्फ 720 की बात, 700 नंबर पे जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। 700 नंबर का मतलब 97.5% होता है। 2022 में 700 नंबर पे 60 स्टूडेंट थे, 2023 में 700 नंबर पे 320 स्टूडेंट थे, और 2024 में 700 नंबर पे 2300 स्टूडेंट्स हैं। कट ऑफ जो पिछले साल 610 था वो इस साल 655 हो गया। तो कुछ तो ठीक नहीं लगता है। एक सेंटर से 6 स्टूडेंट्स का 720 आना कुछ अजीब सा लगता है। तो और अभी तक एनटीए ने जितनी भी चीजों का जवाब दिया है वो बात जो है ना हमारे ना स्टूडेंट्स के गले उतर रही है। तो शायद उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है जब वो जवाब देते हैं कि मामला कितना संवेदनशील है। वो जो जवाब है वो एक ब्यूरोक्रेटिक तंत्र वाला जवाब है कि देखो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, हमने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया। पर आप सब कुछ सही करते हैं, आप प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी हैं, आपका मोटो लिखा हुआ है एक्सेलेंस इन असेसमेंट। ये कैसा असेसमेंट है कि लॉटरी से पता चलेगा कि कौन सा बच्चा एम्स दिल्ली जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा? वो जो सब कुछ कर सकता था सपोजिटली 720 नंबर लाना, वो आ गए। अब आप असेसमेंट, आपके असेसमेंट का क्वालिटी ऐसा है कि आपको लॉटरी निकाल के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन एम्स दिल्ली जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि धांधली नहीं हुई है, 1 मिनट के लिए मान लिया जाता है कि सब कुछ सही है। ये कैसा एग्जाम है? कपिल जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जब पटना में एफआईआर दर्ज है तो आप क्यों मान लेंगे कि धांधली नहीं हुआ है? 1 मिनट के लिए ये क्यों मान लिया जाए? मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि पटना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में इस बारे में मामले दर्ज हो चुके हैं? क्योंकि दिलीप कुमार हमारे साथ बैठे हैं, आप भी उनको सुन रहे होंगे। अगर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस बारे में मामला दर्ज किया है तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। नहीं, मामला गंभीर है, पर आप समझिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि मामला लोकलाइज था, जिन बच्चों ने किया, जिन्होंने कराया, उनको पकड़ लिया गया है और हमने उन लोगों को एग्जाम से डीबार कर दिया है। मुद्दे की बात यह है कि पहली चीज तो इस वाली दुनिया में ऐसा हो सकता है क्या? पर 1 मिनट के लिए यदि मान भी लिया जाए, मैं तो आपसे यह कह रहा हूं, क्या कोई एग्जामिनेशन बॉडी इस टाइप का एग्जाम जिसको क्रिएटिव एग्जाम कराने के लिए किया गया है, क्या ये जस्टिफाइड है? ऐसा पेपर बनाया जा सकता है जिसमें आप कहें कि बच्चों का स्तर बढ़ गया, बच्चे कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो गए, इस वजह से 67 लोग के 720 आ गए? तो आपके एग्जामिनर क्या कर रहे थे? इस तरह का पेपर बनाया जिसमें 720 आ गए। धांधली तो डेफिनेटली हुई है। अब दूसरी बात यहां पे आ जाती है कि आज की दुनिया में यदि कोई एग्जाम माफिया वाला है जिसने पेपर आउट किया है, तो क्या वो 20 बच्चों से पैसे लेगा या 20,000 बच्चों से पैसे लेगा? जबकि यहाँ पे सब लोग पैसे देना चाहेंगे। आज की दुनिया में व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कितना टाइम लगता है सब लोग को बताने में कि हमारे पास पेपर है, हमारे से ले लीजिए। ये तो मतलब अजीब सा मजाक है। बच्चे कह रहे हैं कि आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात, इसलिए वो कोर्ट में पहुंच गए। उन्हें लगता है कि नो वन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। सब लोग लीपापोती करने में लगे हुए हैं। सब लोग लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आशुतोष झा, क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं? गंभीर सवाल यह उठता है कि जो संस्था एग्जाम कंडक्ट करा रही हो, अगर उसकी विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में है, तो सवाल यह उठता है कि ये लाखों लाख बच्चे जाएंगे कहां? क्योंकि अगर रेगुलेटरी एजेंसी पर से भरोसा उठ जाएगा, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि पहले एमसीआई किस तरीके से विवादों में रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में विवाद में रहा और उसके बाद इन्हें पता नहीं क्या क्या नाम देकर के दूसरी संस्थाएं बनानी पड़ी।
लेकिन सवाल यह उठता है कि मेडिकल एंट्रेंस के लिए आपने जिसको जिम्मेदारी सौंपी हुई है वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं और एक लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया। बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ गया, एक ही जगह से 6-6, 7-7 बच्चे टॉप करते हैं, 67 बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं। उसके बाद 1-2 नंबर कम लाने वाले बच्चों की तादाद भी बड़ी अच्छी है। और इतना ही नहीं, पटना में एक एफआईआर भी दर्ज होता है क्योंकि कुछ लोगों के हाथ से पेपर भी बरामद हो जाते हैं। सवाल यह उठता है कि एग्जाम अगर इस तरीके से कंडक्ट होगा तो क्या आपको लगता है कि आप जिन बच्चों को तैयार करते हैं, जिन बच्चों को कोचिंग देते हैं, वो बच्चे हतोत्साहित होते होंगे, उन बच्चों का एग्जाम पर भरोसा उठता होगा, आप लोगों का इन एजेंसियों पर से भरोसा उठता होगा, और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है कि अब ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराने लायक नहीं रह गई है? क्योंकि ये जो दलील दे रही है ये पूरे तरीके से थोथा दलील है जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, आवाज आ रही होगी आपको? बिल्कुल। आपने बहुत सही सवाल पूछा है। बिल्कुल आपका सही कहना है। जितने भी शिक्षक हैं या बच्चे हैं या अभिभावक हैं, उन सब का एनटीए से भरोसा उठ चुका है। उसके लिए बहुत सारे एनटीए के एक्शंस हैं जो कि जिम्मेदार। सबसे पहले तो पटना में जब पेपर लीक हुआ और पटना पुलिस ने ये सबूतों के साथ पेश कर दिया, फिर भी एनटीए मानने को तैयार नहीं थी। एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि हमने एग्जाम को फेयर मीन्स से करवाया है और हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम का रिजल्ट भी दिया है, जो कि टोटली गलत है। पहले तो रिजल्ट आना था 14 जून को, जिसे 4 जून को दे दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट में पूरी भारत और पूरी मीडिया व्यस्त थी और पीछे दरवाजे से चुपके से एनटीए ने रिजल्ट जारी किया। फिर रिजल्ट में इतने सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, 718 और 719 मार्क जो है वो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब लोगों ने हंगामा खड़ा किया तब एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है नीट के एग्जाम में, और ग्रेस मार्क्स जब भी दिया जाता है तो वो तब दिया जाता है जब कोई क्वेश्चन गलत हो या जब बोनस मार्किंग करनी हो। टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्किंग बिल्कुल भी लॉजिकली इनकरेक्ट है। इन सारी चीजों की वजह से एनटीए से बिल्कुल भरोसा उठ गया है। मेरे भी कितने छात्र हैं, कितनी छात्र और छात्राएं हैं जिन्हें 640 नंबर आए। पिछले बार 580 नंबर लेकर के आए थे, इस बार उन्होंने फिर से तैयारी की, एग्जाम दिया, 640 नंबर आए हैं उनके। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका रैंक पिछले बार से भी ज्यादा बढ़ गया और उन्हें कोई मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। तो उन सब के घर में मातम जैसा माहौल है। एनटीए की ये दलील होती है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर का लेवल आसान इसलिए रखते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो दबाव में नहीं आए, उन्हें टेंशन ना हो। लेकिन इन लोगों ने जैसा कुकृत्य किया है, जो धांधली की है रिजल्ट देने में, उससे तो बच्चे क्या, टीचर्स और अभिभावक भी बहुत ज्यादा टेंशन में। जितने भी बच्चे हैं इस बार 650 से ऊपर वाले बच्चों को ही लास्ट राउंड तक जाकर के सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला। अगर रैंक्स की बात करें, पिछले साल नीट 2023 में जिस बच्चे का 650 नंबर था उसका ऑल इंडिया रैंक 4600 के अराउंड था, 5000 से कम। लेकिन इस बार 650 नंबर ला करके बच्चे का रैंक, ऑल इंडिया रैंक 29,000 है। तो आप सोचिए, रैंक में इतना बड़ा इन्फ्लेशन ऐसे ही नहीं हो सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम सभी लोग एनटीए पे सवाल उठा रहे हैं और हमें भरोसा है देश के न्यायिक तंत्र पे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया है और हम लोग ये मांग करते हैं, ये हमारी विनती है सुप्रीम कोर्ट से कि आप एनटीए से क्लैरिफिकेशन लेकर के सही निर्णय सुनाए बच्चों के हित में। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरे दिमाग से, मेरे मुंह से एक ही सवाल निकलने जा रहा है कि क्या एनटीए डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस नहीं, बल्कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की लंबी फौज खड़ी करने जा रही है क्या? क्या एनटीए की जिम्मेदारी यही रह गई है कि अब पढ़ा लिखा डॉक्टर, कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं, बल्कि तुम मुन्ना भाई एमबीबीएस की फौज खड़ी कर दो जिसको 100% मार्क्स आ जाए, और इसलिए आ जाए क्योंकि उसके पास पेपर पहले से ही पहुंच जाए। सवाल यह उठता है कि इतने सारे बच्चे जो कि एक साल पूरे तरीके से एग्जाम में अपना समय देते हैं, तैयारी करते हैं,
और उनकी रैंकिंग पिछले साल की तुलना में और कहीं नीचे चली जाती है। और एनटीए दलील देती है कि हम एग्जाम का स्टैंडर्ड इसलिए हल्का रख रहे हैं ताकि बच्चों पर दबाव ना हो, लेकिन परिणाम यह होता है कि 67 बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है डॉक्टर संजय? यह मुमकिन तभी हो सकता है जब एनटीए को डॉक्टर नहीं चाहिए बल्कि मुन्ना भाई एमबीबीएस चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर हल्के थे, अब वो हल्के वाले टीचर कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मुझे तो क्वेश्चन पेपर नहीं हल्का लगा कि वो बच्चे 720 में 720 ले आएंगे। मैं 2-3 उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। 2021 में 720 वाले लाने वाले बच्चों की संख्या थी 3, 22 में लाने वालों की संख्या थी 2, 23 में लाने वालों की संख्या थी 3, और इस बार 67 बच्चे 720 में 720 कैसे ले आए मुझे नहीं पता। दूसरी एक कहानी सबको पता है, जिस मुन्ना भाई की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। झारखंड पुलिस बिहार पुलिस को एक फोन करती है, एक गाड़ी है, उस गाड़ी को आप चेक कीजिए। डस्टर नाम की गाड़ी थी। उस डस्टर नाम की गाड़ी को जब चेक किया गया तो उस गाड़ी से 4 एडमिट कार्ड मिले। उसमें एक एडमिट कार्ड डीएवी सेंटर के एक लड़का आयुष राज का था। पुलिस वहां आती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो जिस लड़के का एडमिट कार्ड है वो कहां बैठा हुआ है। परीक्षा में कोई डिस्टर्ब उसको नहीं करता है। परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद उस लड़के को पुलिस कस्टडी में ले लेती है और पूछती है कि ये एडमिट कार्ड तुम्हारा ही है? कहता है कि हाँ ये मेरा ही। क्या क्वेश्चन पेपर तुमको पहले उपलब्ध करा दिया गया था? बिल्कुल। उसने कहा कि वही क्वेश्चन पेपर हमें एग्जाम में मिला जो क्वेश्चन पेपर हमें बताया गया था 2 दिन पहले या दिया गया था, और मुझे ही नहीं 3-4 लड़के और हैं। फिर 20 लड़कों की बात। वो लड़का अभी पुलिस कस्टडी में नहीं, जुडिशियल कस्टडी में। तो पेपर लीक वाली घटना की सच्चाई तो रिकॉर्ड में है, वो पुलिस के रिकॉर्ड में है, जुडिशियरी के रिकॉर्ड में है। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि जब चीजें अंडर प्रोसीजर है फिर 4 जून को आप रिजल्ट निकाल देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं, काउंसलिंग होने दीजिए। एक दूसरा सवाल, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एक वायरल हुआ मार्क 719। अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसको 716 आएगा। ये स्टैटिस्टिकल इरेगुलरिटी की बात मैं कर रहा हूं। अगर उसने गलत कर दिया जिसके लिए -1 मार्क्स है तो उसके नंबर होंगे 715। चूंकि एक क्वेश्चन उसने गलती कर दिया तो 716 ना करके अब उसका 715 आ जाएगा। ये 719 का स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई? और जिस ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है कि एनटीए बहुत ट्रांसपेरेंट है, उन्होंने कहा कि हाँ उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया गया। ये दूसरे तरह की चीजें हैं कि भाई कैसे ग्रेस मार्क्स कैसे? पहले कहा गया कि जयपुर में, ये सवाई माधोपुर में थोड़ा क्वेश्चन पेपर लेट मिले या बाद में मिले, ठीक है, उसकी प्रक्रिया है नहीं है, ठीक है, एनटीए ने डिसाइड किया। बाद में जाकर के 1563 सेंटर पर को कहा गया, बच्चों को कहा गया कि उनको इसलिए ग्रेस मार्क्स दिया गया कि उनको क्वेश्चन पेपर लेट से मिले थे। अब ग्रेस की कहानी से मैं एक उदाहरण बताता हूं कि 640 नंबर लाने वाला बच्चा अगर 21 में था तो उसको 6000 रैंक मिलता था, 22 में भी 7000 8000 ही रैंक मिलता था। इस बार उसका रैंक चला गया कितना? इस बार उसका रैंक चला गया 29000 30000। नंबर ला रहा है 640, रैंक चला गया उसको उतना। कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसको मिलेगा? तो मार्क्स को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, और ये जो क्वेश्चन पेपर हल्का था, मैं तो नहीं मानता हूं कि वो क्वेश्चन पेपर हल्का था, लेकिन हरियाणा का उस सेंटर में कि 7 बच्चे को 720 आ रहा है, तो ये चीजें तो साफ दिख रही है ना
कि जिसको आपने कस्टडी में लिया है वो लड़का कह रहा है कि मुझे वही क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया था जो क्वेश्चन मुझे मिला। ये तो रिकॉर्ड में है। 720 67 लड़कों को आ जाता है। 719 का स्टैटिस्टिक्स किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या उस बच्चे ने अगर एक क्वेश्चन छोड़ा या एक क्वेश्चन उसने गलती कर दी। 719 नंबर का क्या स्टैटिस्टिक्स है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आप ग्रेस देने का क्राइटेरिया क्या है कि कैसे ग्रेस दे करके किसी बच्चे का रैंक बहुत आगे चला जा रहा है और किसी बच्चे का रैंक बहुत पीछे चल जा रहा है। तो वो जो गड़बड़ियां आई हैं, इसको लेकर के बच्चे जब गए और तरह तरह की सफाई दे दी गई, ग्रेस को लेकर के, क्वेश्चन के हल्के होने को लेकर के, ये सवालों के घेरे में है। क्वेश्चन पेपर लीक, वो गाड़ी पकड़ी गई, वो जो लोग थे, जो सोल्वर गैंग थे, वो पकड़े गए हैं। इसके बाद तो एक सवाल लाजमी है ना कि क्या गरीब परिवार का बच्चा ये डॉक्टर बनने की हिम्मत छोड़ दे। 1 साल तैयारी से नहीं होता है। मेडिकल क्वालिफाई करने वाले लड़के जो होते हैं वो 3-3 साल 4-4 साल करते रहते हैं। कभी उनसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल में गड़बड़ी हो जाती है तो कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो गड़बड़ी करके आ जाते हैं, कभी वो बायोलॉजी के पेपर में उलझ के रह जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना आसान है कि वो बच्चे बैठते हैं और बस वो 1 साल में तैयारी कर करके और वो क्वालिफाई कर जाते हैं। नहीं, वो ये सारी बातें ठीक है, पर सवाल ये उठ रहा है कि जब क्लियर कट एविडेंस है इस तरीके से, आपने तो उस बच्चे का नाम भी बता दिया, आयुष राज, जिसका एविडेंस पकड़ा गया। झारखंड पुलिस ने बिहार पुलिस को फोन की। मुझे लगता है कि कोर्ट में यह सफिशिएंट एविडेंस होगा प्रूव करने के लिए कि पेपर पहले से ही आउट था। और आज के जमाने में किसी एक के हाथ में पेपर लग जाए, फिर कई सारे मैकेनिज्म हैं कि आप हजारों लाखों लोगों के पास आप पेपर भेज सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन नंबर्स, क्वेश्चंस आप बता सकते हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, डिफरेंट मेथड्स है जिसके जरिए आप लोगों के पास भेज सकते हैं कि ये लो, देख लो, ये सारे पेपर में सवाल आ रहे हैं, तुम जैसे चाहो इसका आंसर कर लो और जवाब दे दो। फिर एनटीए इसको मानने से भाग क्यों रही है? कपिल गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? क्या लग रहा है कि एनटीए एक्सपोज हो गई है इसलिए वो भाग रही है? क्या एनटीए को लग रहा है कि ये सारे लैप्सेस उसी के पार्ट में हैं इसलिए वो प्रॉपर जवाब देने से भाग रही है और अपनी गलती को सीधे तौर पर छिपा रही है? देखिए, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा, इसीलिए उन्होंने 4 जून को रिजल्ट क्यों दिया उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। पर मेरे हिसाब से 2 लेवल पे प्रॉब्लम है। एक तो कहीं पे ये चीज आ गई है दिमाग के अंदर कि हमारी जिम्मेदारी बच्चे को एक पेपर और एक टेस्ट सेंटर प्रोवाइड करने की है। उसके बाद पेपर का क्वालिटी कैसा है, पेपर किसी के पास था या नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो रैंक दे देंगे, उसके बाद 60,000 लोगों को ले लो। पर बात यह है कि किसका सिलेक्शन होता है और कैसे सिलेक्शन होता है, दोनों जिम्मेदारियां हैं एनटीए की। एनटीए ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही गलत तरीके से मेरे हिसाब से डिफाइन किया है। दूसरी चीज ये है, डेफिनेट केस ऑफ इनकॉम्पिटेंस है, मतलब मैल इंटेंट को तो 1 मिनट के लिए वापस एनटीए के अंदर किसी ने ऐसा कराया मुझे नहीं पता, इट इज स्पेकुलेशन ऑन माय पार्ट। बट मैं ये कह रहा हूं कि वो डेफिनेटली अपना जॉब अच्छा नहीं कर रहे। उनका मैंडेट है कि 24 लाख बच्चों में से 60,000 अच्छे बच्चे प्रोवाइड किए जाएं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिलेगी। ये वाला एग्जाम जिसको कराने की जिम्मेदारी, जिसको सेट करने की जिम्मेदारी एनटीए की है। और जो सिस्टम है जिसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जिसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी जो एनटीए की है, क्वालिटी ऑफ पेपर एज वेल एज द एग्जाम एनवायरनमेंट और एग्जाम, मतलब इट इज बियॉन्ड क्वेश्चन, उन दोनों चीजों में एनटीए फेल हुआ है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिनाइंग दैट फैक्ट। और उस चीज की जिम्मेदारी, यदि वो बोलते हैं कि हमने तो पेपर करा दिया, हमने तो रैंक दे दिया, नो, आप ऐसा पेपर नहीं करा सकते हैं, चाहे वो पेपर की क्वालिटी या पेपर के लीक होने की वजह से जो भी हो, पर आप ऐसा पेपर नहीं करा सकते जिसमें 720 मार्क्स में 67 नंबर आए हैं, एक सेंटर पे 6 बच्चे बैठे हैं।
दाल में कुछ काला है, यदि हिंदी का मैं वो मुहावरा यूज करूं, और इसके लिए सम हेड्स शुड रोल, कुछ लोग की इस चीज के ऊपर नौकरी जानी चाहिए। एक एग्जाम्पल इसका सेट किया जाना चाहिए कि इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं दाल में कुछ काला है, लेकिन मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है आशुतोष जी। मैं तो देख पा रहा हूं कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि जो आंकड़े अभी डॉक्टर संजय रख रहे थे कि 2020 में इतने बच्चे 720 लाए, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 1 थे, और वो अचानक 2024 में 67 कैसे हो जाते हैं, 70 कैसे हो जाते हैं। और फिर ये एनटीए क्या इस बात से बिल्कुल अनजान है, अनभिज्ञ है कि पटना में एफआईआर लॉन्च हुआ है, पटना में वो बच्चे पकड़े गए हैं, पटना में बकायदा पेपर लीक का एविडेंस है, सबूत है, और उसके बाद अगर कहीं पेपर लीक होता है तो उसको सर्कुलेट करना आज के टाइम में कितना आसान है। वो बहुत आसान है। आजकल टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, दुनिया जान के ऐसे मेथड्स हैं जिसके जरिए आप पेपर सर्कुलेट सेकंड्स में कर सकते हैं। फिर एनटीए इस चीज को क्यों मना कर रही है? क्या एनटीए ये समझती है कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर दे देना, आंसर शीट दे देना और रिजल्ट निकाल देना यही उसकी जिम्मेदारी है? मुझे नहीं लगता कि ये केवल मामला कपिल गुप्ता, इट इज अ मैटर ऑफ शेयर इनकॉम्पिटेंस। अब मैं इसको आई सी मच मोर देन दैट। मुझे ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस का मामला नहीं दिखता। नहीं, इनकॉम्पिटेंस, ये देखिए इनकॉम्पिटेंसी ने, मैं तो उस नजरिए से बोल रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि एक बेवकूफ दोस्त एक इंटेलिजेंट दुश्मन से खराब होता है। तो यदि इतने सारे बच्चों का भविष्य एक ऐसी एजेंसी के हाथ में जिसको ये बात समझ में नहीं आती है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा कुछ रिजल्ट निकलता है, क्या उनको खुद को नहीं दिखाई दिया कि 67 बच्चे 720 पे? मतलब हमें अजीब सा लग रहा है। वो लोग तो डे इन एंड डे आउट ये वाला एग्जाम कराते हैं। ये बच्चे जब फॉरेन में कहीं पे एडमिशन लेने जाएंगे, वो इस बारे में कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स के चलते छात्रों का स्कोर 718 और 719 रहा है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की वजह से स्टूडेंट्स को विभिन्न ग्रेस नंबर मिले हैं। आशुतोष झा, ये कहना है एनटीए का। एनटीए ने अपने डिफेंस में इस तरह की बात कही। क्या आप इससे सहमत हैं? ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आप मुझे समझा पाए तो बेहतर होगा। नहीं, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे आप समझिए कि नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई भी एग्जाम, तो उसका जो मार्किंग पैटर्न होता है या रिजल्ट्स देने का जो पैटर्न होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ब्रोशर में पहले ही दिया जाता है। तो एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं रखा है। ग्रेस मार्क्स या बोनस मार्क्स तभी दिए जाते हैं जब कोई सवाल के 2 ऑप्शन सही हो, एनसीईआरटी का बुक या कोई भी बुक रेफरेंस में उसका दिया जाता है, तब लॉजिकली किसी 1 या 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन के केस में ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, और उस समय सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा लें, पेपर अगर देरी से मिले तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने का प्रावधान होता है। मार्क्स से उसकी कभी भी खाना पूर्ति नहीं की जा सकती है। और यहाँ तो ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों को, खासकर एक ही सेंटर पर, अगर आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो जो 62 से लेकर के 69 सीरियल नंबर वाले हैं, उसमें 6 बच्चे हैं एक ही सेंटर के जिनके 720 नंबर है, और फिर 718 और 719 नंबर है। उन्हीं बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया? और यदि एनटीए ने ये तय किया था कि हम समय के लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स देंगे, तो रिजल्ट आने से पहले क्यों नहीं सर्कुलर जारी किया? इन्हीं सब चीजों की वजह से हम लोग कह रहे हैं कि एनटीए जो है वो हाईली इनकॉम्पिटेंट है। अगर बात करें बिहार में, जो ईओयू है, उसने भी कमान संभाली थी पेपर लीक के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। ईओयू ने एनटीए से नीट का क्वेश्चन पेपर मांगा ताकि वो लोग लीक क्वेश्चन पेपर से उसका मिलान कर सके। तभी एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया, एनटीए ने ईओयू का साथ नहीं दिया, ना ही उन्हें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया ताकि वो सबूत पेश कर सकते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से एनटीए के हर एक्शन पे सवाल उठ रहे हैं। अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो दूसरे हमारे साथी हैं कपिल गुप्ता सर, वो भी बता रहे थे
कि एनटीए का काम है केवल एक ओएमआर शीट दे देना, क्वेश्चन पेपर देके एग्जाम कंडक्ट कराने का। एनटीए तो वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाई है। अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं पूरे देश भर में, जहाँ पे कई सारे बच्चों के रिजल्ट ही नहीं आए। उन्हें ये बताया गया है, जब वो बच्चे कोर्ट के माध्यम से एनटीए से सवाल पूछा, लीगल नोटिस भेजा, तब एनटीए ने दिखाया कि कुछ बच्चों के तो ओएमआर शीट तक फटे हुए थे, इस कारण से उनका रिजल्ट ही नहीं आया। तो इन सभी एक्शंस की वजह से हम सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि एनटीए ने अपने हर एक्शन की वजह से संदेह के घेरे में क्यों आया। लेकिन एनटीए तो इस बात से साफ इनकार कर रही है दिलीप, आप छात्र नेता हैं, कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। एनटीए कह रही है कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी की शिकायत थी, इसलिए हमने ग्रेस मार्क्स दिया। पेपर लीक की बात से एनटीए साफ इनकार कर रही है। आप जिस बात का दावा कर रहे हैं कि पटना में यह हुआ है, मामला इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास है, एनटीए उसको बिल्कुल एडमिट करने तक को तैयार नहीं, एनटीए मानने को तैयार नहीं। ऐसे में आप जो इतने छात्र बैठे दिखाई पड़ रहे हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या सिर्फ कोर्ट जाना ही एक विकल्प बचा हुआ रह गया है, या आंदोलन को और तेज किया जा सकता है? कैसे देख रहे हैं? क्योंकि काउंसलिंग का प्रक्रिया तो रुका नहीं है, काउंसलिंग प्रोसेस चल ही रहा है। देखिए सर, चोर कभी कहेगा कि हम चोरी किए हैं, और चोर क्या खुद अपनी चोरी की जांच करेगा? एनटीए वही काम कर रहा है, जो चोर है वही जांच कर रहा है। बिहार में भी अभी हाल ही में टीआरई 3 शिक्षक भर्ती का बीपीएससी का पेपर लीक हुआ 15 मार्च को। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दिया कि पेपर लीक है। बीपीएससी ने कहा कि नहीं, पेपर लीक नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जब हम लोग आंदोलन का आह्वान किए, तब जाकर बीपीएससी ने परीक्षा रद्द किया। 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती का बिहार में पेपर लीक हुआ। उस समय भी जो बोर्ड है सीएसबीसी, उसने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब हम लोग आंदोलन का आह्वान करते हैं, तब जाके परीक्षा कैंसिल होती है। तो कोई भी भर्ती आयोग, कोई भी भर्ती बोर्ड अपने से एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। और यही सबसे दुर्भाग्य की बात है, ये लोग इतना तानाशाह बन जाते हैं कुर्सी मिलते ही कि लोगों को कोई सब। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, या ऐसे मामलों में जो संलिप्त है उसको बचाते हैं, वैसे लोगों का इलाज यही फर्जी डॉक्टर करे। और जब इनकी जान जाएगी फर्जी डॉक्टर के इलाज की वजह से, तब इन लोगों को पता चलेगा ये लोग जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं पूरा। आपको बता दूं, मैं विजेंद्र गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जो समस्तीपुर में नीट एग्जाम के 1 महीना पहले बता दिया था कि नीट का भी पेपर लीक हो जाएगा। जो लोग बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक कराए, वही लोग नीट का भी पेपर लीक करा लेंगे। 1 महीना पहले विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया के सामने बताया था, और सही में नीट का पेपर लीक हो गया। तो जो लोग बिहार में सिपाही का ये विजेंद्र गुप्ता कौन है? ये विजेंद्र गुप्ता कौन है? सेटर है, वो भी ये सब मामलों में संलिप्त रहता है। ये सब मामलों में संलिप्त रहता है। एक विशाल चौरसिया पकड़ाया था टीआरई 3 शिक्षक भर्ती पेपर लीक में बिहार में, उसी का कोई फ्रेंड है, और उसका भी शायद नाम पेपर लीक में है। तो उसने मीडिया के सामने ये कबूल किया था कि इसका पेपर लीक हुआ है, और नीट यूजी का भी पेपर 5 मई को है, उसका भी पेपर लीक होगा। और 1 महीना पहले वो बोलता है और सही में पेपर लीक हो जाता है। तो कैसी व्यवस्था चल रही है हमारे देश में, हमारे बिहार में? और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कोई है तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो शिक्षा माफिया है, सेटर है, बड़े बड़े कोचिंग वाले, पटना के कुछ बड़े बड़े कोचिंग वाले संलिप्त रहते हैं पेपर लीक में। और हमारे बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों को बचाते हैं, क्योंकि इलेक्शन में जो हेलीकॉप्टर उड़ता है उसका पैसा कहां से आएगा? बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्री नहीं है जो बिजनेसमैन से चंदा ले लेंगे। तो यही पेपर लीक का पैसा वो लोग देता है, सेटर सब, बड़ा कोचिंग संस्थान जो इस पेपर लीक में संलिप्त है, ताकि वो लोग हमको बचाए, नेता लोग। और बचाता है, नेता लोग बचाता ही है ऐसे लोगों को। आज तक बीपीएससी का पेपर लीक हुआ 15 मार्च 2024 को, उसमें कहा गया था कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड बताया। आज तक बीपीएससी के किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय ये बात सामने आई कि पटना के मुसल्लापुर हाट के कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में। आज तक किसी कोचिंग वाले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक कि नाम भी उजागर नहीं किया गया।
67वीं बीपीएससी सिविल सेवा, जिससे एसडीएम एसडीओ बनते हैं, उसका पेपर लीक हुआ था। मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्वेश्चन भेजा था परीक्षा से 11 मिनट पहले, तब जाकर नीतीश कुमार जी ने परीक्षा कैंसिल किया और जांच हुई तो डीएसपी तक अरेस्ट हुआ, जो खुद सेटिंग से डीएसपी बना था और अपने परिवार के लोगों का सेटिंग करवा चुका था। और यह भी खुलासा हुआ था आर्थिक अपराध इकाई की जांच में कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रखवाई जाती है, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज तक किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी पे बीपीएससी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर कैसे चला गया? हवा में उड़ के चला गया क्या? मिस्टर इंडिया का काम हो रहा है कि हवा उड़ के चला गया, कॉपी को लिख के फिर दे दिया। और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक उस समय के बीपीएससी ऑफिस के अंदर ही आवास बना कर रहते थे, जहां ओएमआर शीट और अन्य गोपनीय दस्तावेज रखा जाता है उसके बगल में रहते थे। तो आप समझ सकता है, उस परीक्षा नियंत्रक को जब हम लोग हटाने की मांग किए तो नीतीश कुमार जी ने हटा दिया और डीएम बना दिया लखीसराय का। और अभी उस दागी आदमी को बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मेंबर बना दिया गया, जहां 13,000 पदों पे बहाली चल रही है। बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है, जिससे सचिवालय सहायक, जिसको मिनी आईएएस कहा जाता है बिहार में, उसकी वैकेंसी आने वाली है। और उस अमरिंदर कुमार को बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया और बीएसएससी का अभी तक कोई अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। तो इरादा तो साफ झलक रहा है। और हमारे बिहार में शिक्षा माफियाओं को, सेटर को, बड़ा बड़ा सेटर को लोकसभा विधानसभा का टिकट मिलता है, पैसा के बल पर उनको हमारे नेता टिकट देते हैं, टिकट। अब बताइए कैसे पेपर लीक और धांधली सेटिंग रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता पेपर लीक और धांधली सेटिंग। मैं बार बार कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी कानून बना दिए, जनवरी में ही ये कानून पारित हुआ है, पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई का कानून। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से बने हैं, क्या वो ऐतिहासिक काम करेंगे कि उस कानून को इस पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त लोगों पे लागू करेंगे और सीबीआई जांच करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। क्यों चुप है देश के प्रधानमंत्री? आज क्यों चुप है? बिहार का कोई भी नेता देखिएगा पटना में बहुत बड़ी बात। सवाल डॉक्टर संजय ये है कि नीट का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, पता नहीं और कितने एग्जाम्स का, दरोगा का पेपर लीक, और ये दिलीप जितने एग्जाम्स की बात कर रहे हैं सबका पेपर लीक। तो फिर ये इतने सारे स्टूडेंट्स, लाखों करोड़ों की संख्या में जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके प्रिपरेशन का मतलब क्या रह जाता है? क्या मतलब है उनके प्रिपरेशन का? सवाल यह उठता है कि अगर हर एग्जाम का पेपर ही लीक हो जा रहा है तो फिर सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं। बीपीएससी का पेपर लीक मतलब बीपीएससी फेल, नीट का पेपर लीक मतलब एनटीए फेल। सवाल यह उठ रहा है कि फिर ये एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो फिर कहां सफल रह पा रही है और इसके लिए जिम्मेदार है कौन? दिलीप ठीक बोल रहे थे, ये तो मेरे साथ रहते ही हैं, कई पैनल में रहते हैं, और जब भी कोई शिक्षक का सवाल हो, बीपीएससी का सवाल हो, पेपर लीक का सवाल हो, तो दिलीप बड़ा मुखर होकर के चीजों को रखते हैं। लेकिन एक पीड़ा तो है, ये छात्रों की पीड़ा तो है भाई। ग्रेस मार्क्स को ही समझ लीजिए ना, ग्रेस मार्क्स क्यों दिया जाता है? अगर आपने कोई क्राइटेरिया ही बनाया कि इन बच्चों को पेपर लेट से मिला था, जिन कारणों से, जिनकी गलती की वजह से भी पेपर लेट से मिला था, तो क्या ग्रेस मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से भी ऊपर हो जाएगा? ये भी एक सवाल है भाई। कोई बच्चा 30 नंबर अगर पास करने के लिए उसको चाहिए, वो बच्चा 28 नंबर लाता है, 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे करके उसको 30 दे दिया जाता है कि चलो भाई 30 नंबर में ये लड़का पास कर जाएगा। ग्रेस मार्क्स का ये मतलब तो नहीं कि अगर 28 नंबर उसको आ रहा है और आपने ग्रेस मार्क्स दे करके उसको 56 नंबर दे दिया, ये कट ऑफ से भी ग्रेस मार्क्स ऊपर हो गया। कैसे हो गया? अगर ग्रेस मार्क्स का ही आपने प्रोविजन किया, एक कट ऑफ तो आप ही ने बनाया, कट ऑफ से ऊपर कैसे चला गया ग्रेस मार्क्स? ये भी अपने आप में सवाल है। तो इतने तरह की चीजें उसमें मिली हुई है ना, 67 बच्चों का एक एक सेंटर पर रैंकिंग को लेकर के कि भाई ये इतना नंबर लाने वाला बच्चा इतना रैंक से सीधे इतना रैंक पर इसलिए चला जाए कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले ही नहीं,
और फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो बाध्य हो जाए। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस सबको पता है कि एक यूजी में एडमिशन लेने के लिए एक बच्चे को 50 से 60 लाख 70 लाख रुपया देना पड़ता है। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी अब कहा गया कि आप डोनेशन सीधे नहीं ले सकते हैं, वो फी ही ले सकते हैं, लेकिन उसके क्या क्या करते हैं वो सबको पता है। तो ये जो चीजें हैं, पेपर लीक का सवाल, जिस तरह से आप स्टेटिस्टिकल एरर आप में दिख रहा है, ग्रेस मार्क्स के आड़ में आप कह रहे हैं कि सारी अनियमितता इस वजह से हुई। शुरू में तो आपने नहीं कहा, जब हाई कोर्ट इंटरवेन करती है तब जाकर के ग्रेस मार्क्स वाली बात आती है। हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के पहले तो इस तरह की बात ही नहीं कर रही है। हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद कहती है कि हाँ, इतने सेंटर पर परीक्षा लेट हुई थी इसलिए हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो चीजें दिख रही है उन चीजों से तो स्पष्ट लग ही रहा है ना कि जो बच्चे मेधावी हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों के अंदर में लगता है कि कम से कम हमारे मेहनत के बदौलत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या और जो कॉलेज खुले हुए हैं, कहाँ वो बच्चे जो गरीब गुरबे के बच्चे, गांव गरीब खेत खलियान के बच्चे, कहाँ कह रहे हैं कि आप वहां मत जाइए। लेकिन वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल प्रयास करते हैं कि हमको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छे नंबर उनको आ जाते हैं। लेकिन बहुत लड़के जो पूरा 3-4 साल जो उनका जीवन का होता है पूरा निचोड़ दिया जाता है, और जब परिणाम आता है तो इस तरह की जब चीजें होती है, तो ये तो सही बोल रहे थे दिलीप, ये पीड़ा तो बिहार की पीड़ा नहीं ना है, ये पीड़ा तो देश की पीड़ा है। अगर आपने एक सिस्टम बनाया कि नीट के माध्यम से ही, पहले स्टेट वाइज जो आप जज साहब का नाम ले रहे थे कि शुरू में तमिलनाडु कर्नाटका ने विरोध किया था लैंग्वेज को लेकर, बाद में हुआ कि नहीं ठीक है तमिलनाडु में इनफैक्ट वो जो जज हैं वो तो अब साफ रिकमेंड कर रहे हैं कि 12th का जो मार्क्स है उसके आधार पर आप सीट एलोकेट कर दीजिए। मुझे लगता है जब ऐसे ही एग्जाम में करप्शन होगा तो बेहतर है जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो उस आधार पर आप सीट्स दे दीजिए। अगर आप एग्जाम कंडक्ट करा ही नहीं पा रहे हैं तो बेहतर हो कि 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है उसके मार्क्स के आधार पर आप सीट्स एलोकेट कर दीजिए अपने अपने राज्य में। क्या क्या कहते हैं कपिल जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब यदि लॉटरी निकालनी है, यदि कट ऑफ, तो समझिए जरा, इस बार का जो कट ऑफ यानी जो इंडिया का बॉटम मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी लास्ट सीट 91% मार्क्स पे मिल रही है जनरल कैटेगरी के अंदर। यदि वही करना है तो सबका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो लीजिए, और यदि उसमें टाई ब्रेकर होता है तो लॉटरी लगा दीजिए। वो लॉटरी अभी भी लग रही है, तो उसके बेसिस पे एडमिशन ले लीजिए। इतना आप समझिए जरा, एनटीए 350 करोड़ रुपए इकट्ठे किए उन्होंने एप्लीकेशन फीस में इस साल। 24 लाख एस्पिरेंट, एवरेज आप 1400 रुपए मान लीजिए पर एस्पिरेंट से 350 करोड़ के आसपास होता है। अब यदि 350 करोड़ रुपए आप इकट्ठे कर रहे हो और आप एग्जाम करा नहीं सकते, तो मुझे तो कई बार लगता है कि फॉरेन एजेंसी को एंगेज कर लेना चाहिए यदि हमारी एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उनसे एग्जाम करा लेते हैं। 350 करोड़ रुपए में तो दुनिया की बेस्ट एजेंसी एग्जाम कराने को रेडी हो जाएंगी। नहीं, पर हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई एजेंसी कामयाब तो हो नहीं रही है। बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, मेडिकल एंट्रेंस का पेपर लीक हो रहा है, दरोगा का पेपर लीक हो रहा है, टीचर का पेपर लीक हो रहा है। कोई ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? जबरदस्त प्रॉब्लम है। और ऐसा लगता है कि सबको पता है फिजिक्स का पेपर जो लीक हुआ उत्तर प्रदेश में, ये चीजें भी सब लोगों को पब्लिक डोमेन में है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार के ईओडब्ल्यू में तो ये केस रजिस्टर्ड है। मुझे लगता है ये काफी गंभीर सवाल है, और जितने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य जिस तरीके से आधार में लटका हुआ है, निश्चित तौर पर मैं एक पत्रकार के नाते तो ये कह ही सकता हूं कि लगातार मैं इस स्टोरी को फॉलो करता रहूंगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है ये जरूर चर्चा में रहना चाहिए। जो हुक्मरान है उनके सामने ये बात आनी चाहिए और उनके कान में ये बात जानी चाहिए।
मैं तो यही कह सकता हूं, बहरहाल ये मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, 8 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन अभी जो सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, क्योंकि कई सारे हाई कोर्ट्स में यह मामला पेंडिंग है। इस पर जो भी आगे अपडेट्स आएंगे हम आप लोग के सामने रखेंगे, लेकिन इस मामले को लगातार हम अपने चैनल के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। कपिल गुप्ता जी आपका, दिलीप कुमार आपका, आशुतोष झा आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।